सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जूलॉजी की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जूलॉजी विषय में प्रोटोजोआ के पैरासाइट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में हम आज लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपेनोसोमा के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रिपेनोसोमा ने पूरे जीवन में किस तरह से विभिन्न अपनी जैविक क्रियाओं को संपन्न करता है। जैसा कि ट्रिपेनोसोमा के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये ट्रिपेनोसोमा पैरासाइट का चित्र है जिसमें शरीर के चारों तरफ इसमें पेलिकल का आवरण होता है और पेलिकल के अंदर इसमें साइटोप्लाज्म भरा रहता है। बीच में एक न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है तथा शरीर में एक भाग पर जो बेसल ग्रेन्यूल्स होती है वहां से फ्लैजिला निकलकर शरीर के दूसरे भाग पर जाकर फ्री हो जाता है। बेसल ग्रेन्यूल्स के नीचे इसमें एक काइनेटोप्लास्ट नामक संरचना भी पाई जाती है। इस तरह से जो फ्लैजिला निकलता है वो पेलिकल के साथ जुड़कर एक फोल्ड या झिल्ली बनाता है जिसे अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है। इस तरह से ट्रिपेनोसोमा के शरीर में पेलिकल भी है, साइटोप्लाज्म भी है, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन भी है, एक फ्लैजिला भी है। इस तरह की कुछ संरचनाएं इसमें पाई जाती है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम ट्रिपेनोसोमा अपना पूरा जीवन चक्र कैसे व्यतीत करता है, अपना पूरा जीवन कैसे वो गुजारता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है कि ट्रिपेनोसोमा एक पैरासाइट है, परजीवी है। तो परजीवी प्रकोष्ठी के ऊपर ये डिपेंड रहता है। ये इसके दो प्रकोष्ठी होते हैं, दो होस्ट होते हैं। एक तो मनुष्य इसका होस्ट होता है, एक सेट्सी फ्लाई यानी ग्लोसिना पाल पेलिस इसकी होस्ट है। दो प्रकोष्ठीय इसका जीवन चक्र डाइजेनेटिक कहलाता है। द्विप्रकोष्ठीय जीवन चक्र इसका कहलाता है। मनुष्य के अंदर जीवन व्यतीत करता है और कुछ भाग है सेट्सी फ्लाई में व्यतीत करता है। मनुष्य के अंदर संक्रमण होने के बाद में या ब्लड में है या लिम्फ में यानी लसिका ग्रंथियां, स्प्लीन है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इन भागों में ये निवास करता है। इसी प्रकार सेट्सी फ्लाई के अंदर ये इसका जो डेवलपमेंट है वो सैलिवरी ग्लैंड्स में होता है। इस तरह से ट्रिपेनोसोमा मनुष्य और सेट्सी फ्लाई इन दो जीवों में, दो प्रकोष्ठों में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। इसके संपूर्ण जीवन चक्र को यदि हम समझें तो इस चित्र के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि जैसे मान लीजिए सेट्सी फ्लाई जो पहले से संक्रमित है, उस सेट्सी फ्लाई में इस परजीवी की मेटासाइक्लिक अवस्थाएं पाई जाती है। यानी इसके जीवन चक्र को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, दो भागों में बांटेंगे। यानी लाइफ साइकिल इन ह्यूमन, मनुष्य में जीवन चक्र, और लाइफ साइकिल सेट्सी फ्लाई यानी सेट्सी मक्खी में इसका जीवन चक्र। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल इन मैन, मनुष्य में इसका जीवन चक्र। इसमें तीन मुख्य बिंदु होते हैं। पहले इन्फेक्शन होगा, उसके बाद में गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण होगा। यानी मनुष्य में जीवन चक्र संक्रमण, गुणन और कायांतरण, इन तीन बिंदुओं में हम इसके जीवन चक्र का अध्ययन करेंगे। जब पहले से कोई संक्रमित सेट्सी फ्लाई, जैसे ये सेट्सी फ्लाई है, संक्रमित है इससे ट्रिपेनोसोमा से, संक्रमित सेट्सी फ्लाई जब रक्त चूसने के लिए किसी मनुष्य को काटती है, क्योंकि सेट्सी फ्लाई जो होती है उसका फूड जो है मनुष्य का भोजन होता है, इसलिए वह मनुष्य को काटती है। और जब ब्लड चूसती है तो ब्लड के साथ में ही जो ट्रिपेनोसोमा की मेटासाइक्लिक अवस्था है मनुष्य के ब्लड में छोड़ देती है, यानी संक्रमण हो जाता है। इस तरह से सेट्सी फ्लाई के काटने से, सेट्सी फ्लाई के बाइट करने से, उसके रक्त चूसने से जो ट्रिपेनोसोमा है वो मनुष्य के ब्लड में पहुंच जाता है। इस तरह से मनुष्य के ब्लड में पहुंचने के बाद में जो ट्रिपेनोसोमा है वो मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, यानी बाइनरी फिजन के द्वारा वो ब्लड में, लिम्फ में रहते हुए
अपनी संख्या में वृद्धि करता है। ट्रिपेनोसोमा की संख्या वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ट्रिपेनोसोमा की संख्या जब ब्लड में बढ़ती जाती है तो ब्लड में एंटीबॉडीज बनते हैं, जिसके कारण जो ट्रिपेनोसोमा है वो बाइनरी फिजन या कहीं रिप्रोडक्शन है वो बंद कर देता है, फीडिंग भी बंद कर देता है, छोटे आकार में हो जाता है, उसको हम शॉर्ट एंड स्टम्पी कहेंगे, यानी इसमें मेटामॉर्फोसिस हो गया, कायांतरण हो गया। यानी सबसे पहले इन्फेक्शन संक्रमण करके सेट्सीफ्लाई से मनुष्य में आया, उसके बाद में उसने गुणन किया, प्रजनन के द्वारा संख्या में वृद्धि की, उसके बाद में मनुष्य के ब्लड में जब एंटीबॉडीज बनते हैं तो उसने रिप्रोडक्शन है, फीडिंग है वो बंद कर दिया और शॉर्ट एंड स्टम्पी स्टेज में कन्वर्ट हो गया या उसमें कायांतरण हो गया। अब शॉर्ट एंड स्टम्पी स्टेज जो है, यानी अब इस अवस्था का डेवलपमेंट मनुष्य में नहीं होगा। अब वापस ये जो कोई दूसरी जो मक्खी होगी वो यदि संक्रमित मनुष्य को पुनः ब्लड हेतु काटती है, बाइट करती है, यानी ये मनुष्य संक्रमित है, इसमें सेट्सीफ्लाई से ट्रिपेनोसोमा आ गया और उसमें मल्टीप्लिकेशन हो गया, मेटामॉर्फोसिस हो गया, कायांतरण हो गया, गुणन हो गया। उसके बाद में यदि संक्रमित मनुष्य को पुनः कोई सेट्सीफ्लाई रक्त हेतु भोजन हेतु काटती है तो वापस पुनः जो ब्लड के साथ में जो अवस्थाएं होती है ट्रिपेनोसोमा की, वापस सेट्सीफ्लाई में पहुंच जाती है और सेट्सीफ्लाई की मिडगट में पहुंचने के बाद में वो डेवलप होती है, वापस उसमें बाइनरी फिजन होता है, अपनी संख्या में वो वृद्धि करती है। के बाद में जो शॉर्ट एंड स्टम्पी स्टेज होती है वो डेवलप होकर धीरे धीरे लास्ट में वो सेट्सीफ्लाई की सैलिवरी ग्लैंड्स में पहुंचकर मेटासाइक्लिक अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। अब वापस जो सेट्सीफ्लाई जो है मक्खी है वापस है वो संक्रमित हो सकती है, वापस किसी स्वस्थ मनुष्य को काटेगी, मनुष्य में चला जाएगा और मनुष्य में डेवलपमेंट के बाद में वो वापस कोई मक्खी काटती है तो वापस सेट्सीफ्लाई में आ जाती है। इस तरह से ये जीवन चक्र है वो चलता रहता है। यानी ट्रिपेनोसोमा का जो जीवन चक्र है वो डाइट जेनेटिक प्रकार का हुआ, 2 प्रकोष्ठों में ये अपना जीवन चक्र पूरा करता है। इस चित्र से दोबारा समझने का प्रयास करें तो मेटासाइट ये जो इसकी जो स्टेजेस है ट्रिपेनोसोमा की, ये सेट्सीफ्लाई में है और ये जो स्टेजेस है वो मनुष्य के अंदर है। मेटासाइक्लिक अवस्थाएं जो है मनुष्य में आ जाती है, वहाँ लंबे बेलनाकार ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में वो शॉर्ट एंड स्टम्पी स्टेज में, और शॉर्ट एंड स्टम्पी स्टेज वापस है वो सेट्सीफ्लाई में उसकी मिडगट में सैलिवरी ग्लैंड्स में चली जाती है और वापस उसकी जो मेटासाइक्लिक अवस्था में वो कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से यह 2 प्रकोष्ठों में अपना जीवन चक्र पूरा व्यतीत करता है। इस चित्र के द्वारा भी यही दिखाया गया है कि सेट्सीफ्लाई से मनुष्य में पहुंचता है और मनुष्य में कुछ अपना जीवन है वो व्यतीत करने के बाद वापस है वो सेट्सीफ्लाई में पहुंच जाता है, वापस फिर मनुष्य में पहुंच जाता है। इस तरह से इसका जीवन चक्र है वो चलता रहता है। यदि हम इसकी रोग जनकता की बात करें कि यह कौन सा रोग उत्पन्न करता है, तो हम देखेंगे कि जो ट्रिपेनोसोमा है मनुष्य के ब्लड और उसके लसिका ग्रंथियां और उसके स्पाइनल फ्लूइड जो है नर्वस सिस्टम, उसको ये इन्फेक्ट करता है, उसको संक्रमित करता है। इस कारण क्या होता है कि जब ज्यादा संक्रमण हो जाता है तो एक रोग उत्पन्न होता है, उसे हम ट्रिपेनोसोमियासिस कहते हैं। जैसे ही संक्रमित जो मक्खी है वो मनुष्य को रक्त हेतु काटती है तो वहां पर भी जलन होती है, खुजली चलती है और उसमें बाद में इन्फेक्शन होने के बाद में फीवर भी आ जाता है, हेडेक भी होता है और बाद में एनीमिया है, वीकनेस है, कमजोरी है, इस तरह के लक्षण भी उत्पन्न होने लगते हैं। तो यदि संक्रमण बहुत अधिक हो जाता है तो एक समय के बाद में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ज्यादा संक्रमण होने के बाद में मनुष्य है या कहीं संक्रमित मनुष्य है उसे बार बार नींद आती रहती है। इसे हम स्लीपिंग सिकनेस या निद्रा रोग कहेंगे, क्योंकि यह रोग अधिकतर अफ्रीकन कंट्रीज में फैलता है। इस कारण से हम अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन निद्रा रोग या ट्रिपेनोसोमियासिस इसे हम कहेंगे। इससे हम समझने का प्रयास करें तो ट्रिपेनोसोमा का जब संक्रमण होता है तो वो ब्लड में है या लिम्फ नोड में है, सेंट्रल सिस्टम में चला जाता है, वहां से इस तरह से इसका संक्रमण होता है। जैसे ही शुरुआत में जब मेटासाइक्लिक अवस्थाएं मनुष्य के ब्लड में पहुंचती है
उसमें हेडेक है, फीवर है, इस तरह के जो सिम्टम है, लक्षण है वो प्रकट होते हैं। और जब संक्रमण ज़्यादा हो जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँच जाता है, तब क्या है कि जैसे एनीमिया हो गया या वीकनेस है, इस तरह के सिम्टम भी उत्पन्न होते हैं। बार-बार नींद आती रहती है, जिसके कारण हम इस रोग को स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। और अत्यधिक संक्रमण होने के कारण व्यक्ति है वो कोमा में भी चला जाता है और लास्ट में उसकी डेथ भी हो सकती है। यानी जो सेटसी फ्लाई होती है वो इस रोग को एक से दूसरे में फैलाने का काम करती है। इन्फेक्शन है वो सेटसी फ्लाई से होता है। इस कारण हम सेटसी फ्लाई को वेक्टर होस्ट भी हम कहेंगे, क्योंकि ये है अपनी बाइट के द्वारा जब ये मेटासाइक्लिक अवस्था को मनुष्य में छोड़ती है तो इन्फेक्शन यही करती है, तो ये वेक्टर होस्ट है। और जब ये काटती है तो पैरासाइट को ब्लड में छोड़ती है, तो वहाँ पर सूजन है, इस तरह के, यानी वो जो बाइट है उसका वो पेनफुल होती है, दर्द होता है वहाँ पर, उसके बाद में हेडेक है, एनीमिया, इस तरह के सिम्टम है वो उत्पन्न होने लगते हैं। इस तरह से यानी जो ट्रिपेनोसोमा से जो स्लीपिंग सिकनेस नामक जो बीमारी होती है या ट्रिपेनोसोमेसिस नामक जो बीमारी होती है, उसमें मुख्यतः लक्षण इसके यही हैं कि हेडेक होगा, फीवर यानी बुखार का आना, इसके साथ साथ जो लिम्फ नोड होती है उनमें भी स्वेलिंग या सूजन, इनलार्जमेंट भी हो सकता है। और निद्रा की समस्या भी रहती है, बार बार उसे निद्रा या नींद आती रहती है, तो लास्ट में वो कोमा में भी चला जाता है, एनीमिया है, कमजोरी है, इस तरह के सिम्टम वो प्रकट होते हैं। यदि रोग उत्पन्न हो जाता है तो उसका फिर डायग्नोसिस भी उसका होता है। किस तरह से उसका डायग्नोसिस किया जाता है, इस तरह को हम जाने तो सबसे पहले तो क्या है कि जो संक्रमित मनुष्य होता है उसके सिम्टम से, उसके बिहेवियर से ना पता लगाया जाता है। उसके बाद में कुछ लेबोरेटरीज में भी कुछ टेस्ट वगैरह भी किए जाते हैं कि उसका जो ब्लड है उसका टेस्ट हो गया, लिम्फ नोड है वहाँ से लिक्विड का टेस्ट हो गया, या जो सेंट्रल सिस्टम के जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है उसका भी लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है। यानी सर्वप्रथम तो क्या होता है कि स्क्रीनिंग की जाती है, स्क्रीनिंग से पता लगाया जाता है। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है, यानी जो लिम्फ है, लसिका है, ब्लड है, उसका उसका टेस्ट होता है। और जो इसका जो पैरासाइट है उसके इन्फेक्शन के लेवल का पता लगाया जाता है कि कौन से लेवल में है, इन्फेक्शन है या नहीं है। जब संक्रमण हो जाता है यानी जब रोग हो जाता है तो उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। यह माइक्रोस्कोपिक चित्र है जिसमें ट्रिपेनोसोमा की जो अवस्थाएं हैं मनुष्य के ब्लड में उनको दिखाया गया है कि किस तरह से मनुष्य के ब्लड में ट्रिपेनोसोमा को दिखाई देता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रिपेनोसोमेसिस या स्लीपिंग सिकनेस नामक जो बीमारी होती है जो ट्रिपेनोसोमा से फैलती है, इसका जो प्रारंभिक अवस्था पर इसका उपचार संभव है। इसमें इस तरह की जो मेडिसिन है जैसे पेंटामाइटिन है, सुरामिन है, इस तरह की मेडिसिन के द्वारा इसका इलाज है वो संभव है। शुरुआती स्टेज में कुछ मेडिसिन के द्वारा जैसे पेंटामाइटिन है, सुरामिन है, इसके द्वारा इसका इलाज है वो किया जा सकता है। यदि हम स्लीपिंग सिकनेस के बचाव या उसके नियंत्रण की बात करें तो उसमें 2-3 टाइप की विधियां काम में या तरीके हैं वो काम में लिए जा सकते हैं। कंट्रोल ऑफ द रिजर्वोयर, जो ट्रिपेनोसोमा के मुख्य जो होस्ट है वो दो ही है, मनुष्य है और सेटसी फ्लाई है। तो कई बार इसे उपयुक्त प्रपोषण नहीं मिलने के कारण कई बार ये क्या होता है कि जो पालतू जानवर हैं या अन्य जो वन्य जीव उनमें भी ये प्रवेश कर जाता है, जिन्हें हम अस्थायी प्रपोषी या संग्राहक प्रपोषी कहेंगे। तो यदि संक्रमण किसी एरिया में बहुत ज्यादा हो गया है, बचाव करना है, कंट्रोल करना है, तो उस स्थिति में क्या होता है जो अस्थायी प्रपोषी हैं उन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। या जो इसका वेक्टर है, कंट्रोल ऑफ द वेक्टर, जो वेक्टर होस्ट है यानी जो सेटसी फ्लाई है, क्योंकि सेटसी फ्लाई ही इस परजीवी को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलाने का काम करती है। इसलिए जो वेक्टर होस्ट है यानी सेटसी फ्लाई है उसका भी कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरह से जो परपोषी को फैलाने का काम करते हैं उसे हम कंट्रोल करके इससे बचाव कर सकते हैं। जैसे कि वेक्टर कंट्रोल यानी जो सेटसी फ्लाई है उसका हम कंट्रोल कर सकते हैं कि फ्यूमिगेशन से उसका कंट्रोल कर लिया, या इंसेक्टिसाइड के द्वारा भी हम कंट्रोल कर सकते हैं।
या तो सेट्सी फ्लाई के जो जो उसका जो हैबिटाट है, उसका जो आवास है, उसे हम नष्ट करके भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। या जो संक्रमित एरिया है या संक्रमित जो लोग हैं वहाँ पर आइसोलेशन है या उनका प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट करके भी हम बचाव है वो कर सकते हैं कि उसका संक्रमण है वो अधिक नहीं फैले। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ट्रिपेनोसोमा अपना जीवन चक्र 2 कोशों में पूर्ण करता है, तो मनुष्य और एक सेट्सी फ्लाई। इनमें से सेट्सी फ्लाई जो है वो इस पैरासाइट को एक से दूसरे तक फैलाने का काम करती है, वेक्टर का काम करती है। और ट्रिपेनोसोमा से ट्रिपेनोसोमेसिस या कहें स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है। इसमें मुख्यतः लक्षण ये होता है कि रोगी को, संक्रमित जो रोगी है उसे नियमित अंतराल से उसे नींद आती रहती है। इस कारण से स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, ट्रिपेनोसोमेसिस कहते हैं। तो संक्रमण होने के बाद में इसका डायग्नोसिस भी किया जा सकता है, ब्लड है, लिम्फ है, इसको टेस्ट के द्वारा उसका पता लगाया जा सकता है। तो सुरामिन है, पेंटामाइसिन आदि कुछ मेडिसिन के द्वारा इसका ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। जो वेक्टर हैं उनके ऊपर कंट्रोल करके हम इस रोग से बचाव और उसका नियंत्रण भी इसका कर सकते हैं।